हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जेटेट मेंस के रिगार्डिंग। और इसके लिए सरकार ने जो है नई नियमावली जारी कर दी है। इस नई नियमावली के आधार पर जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं जाएगा और उनके जो शिक्षक जो नियुक्त होने वाले हैं प्राथमिक स्तर पर, उसके लिए नियमावली बनाई गई है। और ये जो नियुक्ति होगी और जो पोस्ट यहाँ पर एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, वो पोस्ट आपका सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा। तो इस नई नियमावली में इसके क्या क्या प्रावधान जोड़े गए हैं, इनके नियुक्ति के लिए क्या क्या, जैसे कि आपका सैलरी क्या होगी आपका, साथ ही इसमें जो एलिजिबिलिटी है, कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। जैसे कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं, जो जेटेड पास अभ्यर्थी हैं, तो जेटेड पास के अलावा इसमें और कुछ चीजें मांगी गई है, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या जेटेड जो पास अभ्यर्थी नहीं है क्या वो भर सकते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। आप जेटेड अगर पास नहीं है तो आप इसके लिए नहीं भर सकते हैं। इसीलिए इसको जेटेड मेंस कहा जा रहा है सीधा सा, क्योंकि जो पहले जो है आपका जेटेड ली जाती है, जो न्यू फ्रेश जेटेड ली जाती है जैक के द्वारा। अब जेटेड मेंस होगा, मतलब इसी के आधार पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी 1 to 5 के लिए या फिर 6 to 8 के लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ये जो परीक्षा ली जाएगी यह जेएसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी। अब इसका सिलेबस क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वही था। बहुत सारे छात्र, चूंकि ये पहले से ही डिसीजन हो चुका था कि जेटेड मेंस लिया जाएगा, लेकिन सिलेबस क्या होगी अभी तक क्लियर नहीं किया गया था। आज फाइनली इस नई नियमावली में सारा चीज बता दिया गया है कि सिलेबस क्या रहेगा और किस आधार पर जो है परीक्षा ली जाएगी। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर हर एक बिंदु पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी यहां पर हमारे इस चैनल पर नए छात्र हैं बिल्कुल, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर एक छात्र इसका यूज कर सके और अपनी सफलता जो है सुनिश्चित कर सके। और जो भी छात्र जेटेड मेंस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें कि आपका जो इसके लिए एलिजिबल है, आप या तो 1 to 5 के लिए, चूंकि आपने जेटेड परीक्षा दी होगी, या तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे या फिर 6 to 8 के लिए। और 6 to 8 में भी अलग अलग कैटेगरी हो जाता है। आपका एसएसटी हो जाता है, भाषा के शिक्षक हो जाते हैं, और आपका एक मैथ एंड साइंस के टीचर हो जाते हैं 6 to 8 में। चूंकि इस बार कॉमर्स का भी इसमें ऑप्शन है, कॉमर्स को भी हालांकि एसएसटी में ही रखा गया है, लेकिन कॉमर्स के लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। जो कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी है यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कोर्सेज जो हैं, आपका नया बैच जो है आपका वो 10 जून से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर 10 जून से आपका ये नया बैच जो है प्रारंभ हो रहा है। तो आप इसके लिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं, संपूर्ण आपको इसमें तैयारी की जाएगी। और अभी जुड़ते हैं तो आपका यहाँ पर स्पेशल ऑफर भी है संपूर्ण इसमें आपका। अब इसमें सिलेबस क्या क्या होगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके आधार पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो यहाँ पर ये जो फीस है मिनिमम जो रखा गया है, ये क्यों इतना कम फीस है आपका, जिसके आधार पर आप देख सकते हैं सिलेबस तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आगे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, स्वरूप लर्निंग ऐप, और इसी में आप स्टोर में जाकर आप कोर्स को परचेस कर लीजिए वहां पर, जो भी आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो भी छात्र टीजीटी, पीजीटी या फिर फ्रेश जेटेड के लिए, जो नए जेटेड के लिए और नए जेटेड के लिए भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, या फिर टीजीटी और पीजीटी के लिए। इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो ऑफर है 10 जून तक है आपका। अगर इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम फीस पर सारी कोर्सेज, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है हमारे क्लासेस की, सारे के सारे लाइव क्लास होते हैं, और हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग ही मिलता है, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह। और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर या अप टू एग्जामिनेशन तक होता है, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी कर पाते हैं। चलिए हम लोग मेन आपका नियमावली पर आते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जो ये नई नियमावली जारी की गई है, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये नई नियमावली जारी की गई है। आप यहां पर डेट भी देख सकते हैं, आपका 7/6/2022 को ये नियमावली जारी कर दी गई है। और जैसे कि यहां पर हमने बताया आपका कि पहले जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक नियुक्त होते थे उन्हें सहायक शिक्षक कहा जाता था, लेकिन इस बार एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है जिससे यहां पर
सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा। सहायक आचार्य, सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा। ये जो नियमावली है आप यहां पर देख सकते हैं, उसी का पूरा ये विवरण दिया गया है कि ये जो नियमावली में क्या क्या चीजों को जोड़ा गया है। ये नियमावली जो है आपका सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति एवं प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कही जाएगी। मतलब कि इसमें सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति होगी, सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति होगी, और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि इनको प्रमोशन करके, जैसा कि पहले हमने बताया कि इसमें कुछ जो नियुक्ति होती थी उसमें कुछ ग्रेड पे वगैरह भी कम किया गया है, सैलरी भी कम किया गया है। और जो पहले सहायक शिक्षक नियुक्त होते थे, अब जिनके पास 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा, मतलब जो सहायक शिक्षक सहायक आचार्य बनेंगे 10 वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें सहायक शिक्षक बनाया जाएगा, और जो उस समय का जो रेगुलर बेसिस जो पेमेंट होगा वो उनको दिया जाएगा। ये पूरा झारखंड में लागू होगा। तो ये सामान्य चीजें हैं, हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। आगे हम लोग मेन आते हैं, परिभाषा और डिफिनेशन वगैरह है, इससे कुछ नहीं मतलब है। इसका पीडीएफ हम डायरेक्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे और किया जा चुका है, आप वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा ये सारी चीजों के लिए। अब यहां पर देखिए प्रारंभिक विद्यालय से क्या तात्पर्य है, उसको भी डिफाइन किया गया है। उच्च विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय। सहायक आचार्य का तात्पर्य क्या है, प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने वाला व्यक्ति को कहा गया है सहायक आचार्य। इंटरमीडिएट, देखिए यहां देखिएगा, जैसे कि हम लोग यहां पर देखते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए यहां पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। जेटेट भी कंडक्ट कराया जाता है, चाहे वो न्यू जेटेट हो या फिर मेंस हो, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। 1 to 5 में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो इंटरमीडिएट स्तर का होता है, और उसके साथ कुछ एडिशनल कोर्सेज होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर देखिएगा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य इसको कहा गया है। और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका जो एडिशनल जो बीएड वगैरह या फिर जो भी डिग्री है वो चाहिए आपका 2 ईयर का या 1 साल का। तो उसे कहा गया है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, वरना बहुत सारे स्टूडेंट समझ लेते हैं टीजीटी और ये सब क्या आ गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि जो सबसे पहले इसका की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी कोर्ट वगैरह में सजा उसको नहीं मिलना चाहिए। न्यूनतम आयु देखिए यहाँ पर 21 वर्ष यहाँ पर नियम बना दिया गया है। जो छात्र, कुछ छात्र पूछ रहे थे सर कि मेरा 21 वर्ष से कम है तो क्या भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, ये नियम है। अब ये 21 वर्ष किस दिन काउंट किया जाएगा, तो सामान्यतः जिस ईयर आता है फॉर उस डेट को काउंट किया जाता है। अधिकतम आयु के बारे में इस नियमावली में नहीं बताया गया है, वो यहाँ पर तो सीधा लिखा हुआ है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा जो तय किया जाएगा आयु, ये डिपेंड, जैसे कि 40 वर्ष मान लीजिए रखा जाता है, तो 40 वर्ष भी डिपेंड करेगा कि उसका कट ऑफ डेट क्या है। मान लीजिए 2010 रखा जाता है, 2015 रखा जाता है, तो उसके आधार पर तो कार्मिक विभाग तय करता है। तो जिस साल, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि उम्र की गणना जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित उस वर्ष के पहले अगस्त को की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए इस साल वैकेंसी जारी होती है, तो इस साल का पहला जो अगस्त होगा उसके आधार पर किया जाता है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें यह क्लियर नहीं किया गया ये बैक डेट से भी होता है। सरकार निर्णय लेती है, जैसे कि मान लीजिए इस साल वैकेंसी आ जाती है, तो बोलिएगा सर कि इस साल अगर वैकेंसी आ जाती है, हमने 2012 में जेटेट पास किया था, तो हमारी तो एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। अगर 40 साल लिया होगा तो क्या हम नहीं भर सकते हैं। इसमें यह भी प्रावधान होता है कि बैक डेट से लिया जाता है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, ये नियमावली में है। कट ऑफ डेट कार्मिक विभाग तय करती है, सरकार तय करती है, वो बैक डेट से भी रहेगा, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज से संबंधित मामला था जिसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग एक एक करके हर एक पॉइंट पर बात करेंगे, जिससे कि आपको देखिए यहां पर उम्र से संबंधित छूट वगैरह भी है कि कुछ अगर आप एक्सपीरियंस है ना, तो उनके लिए यहाँ पर 58 वर्ष तक के भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। थोड़ा अलग अलग कैटेगरी का है, लेकिन यहाँ पर उनको ये बेनिफिट मिलता है आपका।
अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित चर्चा करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति हो रही है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया 1 to 5 के लिए हो रही है और साथ ही यहाँ पर 6 to 8 के लिए किया जा रहा है। तो 1 to 5 के लिए जो नियुक्ति हो रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तो जो 1 to 5 के लिए नियुक्ति की जा रही है इंटरमीडिएट स्तर पर, और 6 to 8 के लिए यहाँ पर मतलब जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए मतलब 6 to 8 के लिए जो यहाँ पर की जा रही है, तो इसमें 3 लेयर होता है, 3 मतलब 3 स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। इसमें ध्यान रखिएगा 1 to 5 में तो एक ही मतलब कि सारे आप किसी भी स्ट्रीम से है, किसी भी सब्जेक्ट से, आपको उसके कोई मतलब नहीं, सभी के लिए कॉमन सिलेबस होता है, कॉमन एग्जामिनेशन होता है और 1 to 5 के लिए नियुक्ति होती है। जबकि 6 to 8 में आपके क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन में है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा 3 तरह के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला जो है गणित एवं विज्ञान के शिक्षक। गणित और विज्ञान के शिक्षक में कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, तो इसमें आपका गणित होता है, बहुत की रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। उसी तरह एसएसटी में भी आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका पहले जो था 3 से 4 सब्जेक्ट ही होता था एसएसटी में, सोशल स्टडीज में, लेकिन इस बार आप देखिएगा हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, अकाउंटेंसी। कॉमर्स के लिए छात्र के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो पहले ये चीज नहीं होती थी कि उनको नियुक्ति ही नहीं देती थी, बहुत से लोगों को हटा भी दिया जाता था कि आपको हम किस आधार पर पढ़ाएंगे। पिछला बार भी देखिएगा जो नियुक्ति हो रही थी उसमें उनको मौका ही नहीं दिया गया था, नियुक्ति ही नहीं की गई थी, जबकि वो जेटेड पास थे, क्योंकि कॉमर्स वाले छात्र को यहाँ पर बोला जाता है कि आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाइएगा। लेकिन इस बार स्पेसिफिक उनके लिए सब्जेक्ट तय कर दिया गया और इसके आधार पर आप नियुक्ति कर सकते हैं। तो आपसे सजेशन होगा कि आप इसी सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा। और तीसरा इसमें आ जाता है आपका भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक में आपका अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त आपका जो तय किया गया है जिलावार जो विषय है आपका, जैसे नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, या फिर पंचपरगिया हो गया, संथाली हो गया, उसके आधार पर यहाँ पर भाषा शिक्षक के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा इसमें अप्लाई करते वक्त, जेटेट में अप्लाई करते वक्त मेंस के लिए आप जेटेट जिस कैटेगरी में पास किए होंगे, जैसे कि कोई छात्र 1 to 5 पास किया होगा तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है वो जेट, क्योंकि जेटेट अनिवार्य है आपका। तो जेट आप भले ही आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी किए होंगे, लेकिन आपका पास जेटेट का सर्टिफिकेट जो है आपका सिर्फ 1 to 5 का है, तो 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 to 8 का है तो 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर क्लियर कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका यहाँ पर क्या है। तो 1 to 5 के लिए यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालयों में मतलब कि 1 to 5 के स्तर पर आपका सहायक शिक्षक आचार्य जो नियुक्त होंगे उनके लिए यहां पर है जो ही इनका सेम वही क्वालिफिकेशन चाहिए जब आप फ्रेश जेटेट के लिए जो अप्लाई करते हैं वो होता है, वही सेम यहां पर है कि। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, नियम यहां पर एक नया चीज ये बदला गया है, जैसे कि जब आप जेटेट दिए होंगे तो वहां पर यह नियम नहीं था कि आप झारखंड से 10वीं या 12वीं किए थे या फिर नहीं किए थे, कोई मतलब नहीं था। जब नई सरकार बनी है तो उन्होंने नियम बनाया है कि आप झारखंड से 10वीं और 12वीं पास किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो चीज यहां पर भी देखने को मिलेगा। आप बोलिएगा सर कि मान लीजिए हम बिहार के हैं, हम जेटेट तो पास कर गए थे उस समय आपका, क्योंकि उस समय तो रूल नहीं था कि बाहर वाले नहीं भर सकते हैं, या फिर 10वीं और 12वीं झारखंड से होगा वो नहीं भर, मतलब कि वही भर सकते हैं, बाहर वाले नहीं भर सकते हैं। तो क्या हम इस बार, लेकिन हमारा जेटेट उस समय हुआ था, तो क्या हम इस बार भर सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं, नहीं भर सकते, क्योंकि आपका अगर 10वीं और 12वीं नहीं है झारखंड से, आप नहीं भर सकते हैं। यहां तक कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र है झारखंड के वो भी नहीं भर सकते अगर वो 10th और 12th झारखंड से नहीं किए हैं तो। क्लियर है? तो वो चीजों को यहां पर अनिवार्य बनाया गया है। हाँ, ध्यान रखिएगा यह जो प्रावधान है वो झारखंड के जो छात्र हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आते हैं, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एसटी एससी में, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। सिर्फ जनरल कैटेगरी के छात्र जो है उन पर यह नियम लागू होता है। और जो ये नियम को फुलफिल करेगा वो आप यहां पर सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा क्या क्या चाहिए, तो 10+2 में आपका 50%, वही जो बोले ना आपका जो न्यू जेटेड के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही चाहिए, बस इसमें आपका कि आपका जेटेड पास हो। देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपका
ये सारे देखिए यहाँ पर अथवा में अथवा करके लिखा हुआ है। अथवा मतलब कि ये डिग्री हो चाहे ये डिग्री हो, ये अथवा में है। जरूर नहीं कि ये सारे डिग्री सबके पास हो, इनमें से कोई एक डिग्री। हाँ, एंड यहाँ पर एक लिखा हुआ है, अथवा मतलब कि दोनों में से कोई एक। और यहाँ पर देखिए एंड है, एवं, वो तो चाहिए ही जो अपर का क्वालिफिकेशन। इसके अलावा 1 to 5 एवं 6 to 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट, ओनली जेटेट। बहुत सारे छात्र फोन करके कल से और मैसेज करके पूछ रहे हैं सर जेटेट वाले को अप्लाई, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जो जेटेट छात्र हैं उत्तीर्ण है वो भर सकते हैं 1 to 5 सहायक आचार्य के लिए। अब आते हैं यहाँ पर 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए कौन एलिजिबल है? तो 6 to 8 के लिए यहाँ पर देखिए आपका फिर वही नियम लागू होगा जो झारखंड से 10वीं और 12वीं किया है। जनरल कैटेगरी का जो छात्र है और जो 10वीं और 12वीं झारखंड से किया है वही अप्लाई कर सकता है, बाकी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं लेकिन आप झारखंड से 10वीं 12वीं नहीं किए हैं तो आप अप्लाई कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? वो चीज यहां पर भी 6 to 8 के लिए जो सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त होंगे उनके लिए नियम लागू होगा। फिर इनका देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही चाहिए, जैसे कि आपका स्नातक चाहिए, उसका या फिर समक्ष वगैरह, द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा 50% अंक के साथ जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं, स्नातक अथवा इसके समक्ष, या फिर आपने शिक्षा छात्र में 1 वर्षीय बीएड किया हो। आपको पता होगा कि पहले जो होता था 1 साल का ही बीएड होता था, अभी ना देखिएगा तो 2 साल का बीएड कर दिया गया, पहले 1 साल का ही होता था, तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ छात्र हमसे ये पूछते हैं सर 50% किस चीज में? जैसे कि ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें कुछ ऑनर्स पेपर होते हैं और कुछ जनरल पेपर होते हैं, सब्सिडी पेपर होते हैं, तो क्या ये जो 50% है या सिर्फ जो मतलब ऑनर्स पेपर उसमें चाहिए? तो इसका उत्तर होगा नहीं, ओवरऑल यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं पर नहीं है। सारे विषयों को जोड़ने के बाद जो मार्क्स आता है उसके आधार पर आपसे पूछा जा रहा है कि 50% उसमें चाहिए। यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ आपको ऑनर्स में 50% होना चाहिए। क्लियर है यहां तक सभी को? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर और भी अथवा में यहाँ पर दिया हुआ है कि ये भी अब होना चाहिए। आजकल देखिएगा, आजकल 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा छात्र में स्नातक BLED भी होता है, और ग्रेजुएशन अगर आप उच्चतक माध्यमिक अथवा इसके समक्ष में अगर आप आवेदित विषय में 50% तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर उससे समक्ष, या फिर 4 वर्षीय BA, BSc-ED और B.Ed और या फिर BSc-ED वो होना चाहिए, या फिर आप 50% अंकों के साथ स्नातक किए हो, ग्रेजुएशन किए हो और 2 वर्षों का B.Ed हो आपका। जैसे कि अभी सामान्य यही रूल चल रहा है, ये तो पहले के नियम जो चलते थे या फिर जो अन्य डिग्री होता था, अभी सामान्यतः यही रूल होता है। अधिकतर छात्र इसी पर काम करते हैं, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed 2 साल का है। ये तो हो गया अथवा में ये सारे डिग्री में से कोई एक डिग्री चाहिए आपके पास, मतलब B.Ed प्लस ग्रेजुएशन या फिर अन्य जो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा एंड लिखा हुआ है, एंड सहायक आचार्य के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो जेटेट उत्तीर्ण है। जेटेट जो उत्तीर्ण है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन से संबंधित जितने भी हमने प्रावधान था उस चीज को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आते हैं आगे। अब जो पद होगा और जो वेतनमान होगा, तो यहां पर हमने बताया कि जो सहायक आचार्य बनेंगे 2 पद पर बनेंगे, एक 1 to 5 के लिए और एक 6 to 8 के लिए। तो दोनों का जो वेतन है अलग अलग है। अब यहां पर देख सकते हैं इनका वेतनमान जो है लेवल 4 होगा, मतलब 25,500, और जो सरकार के द्वारा अन्य जो लाभ दिया जाएगा, अन्य भत्ते दिए जाएंगे। और जो 6 to 8 के लिए मतलब कि 6 to 8 के लिए जो सहायक आचार्य बनेंगे उनके लिए जो वेतनमान होगा वो 28,200 प्लस जो सरकार के द्वारा जो अन्य लाभ दिया जाएगा। क्लियर है? एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जितना भी, जैसे इस बार जो है सहायक आचार्य का इस मंथ में आपका वैकेंसी आ जाएगी और करीब 26,000 के लगभग पोस्ट होगा। इसमें 50% जो होगा वो सहायक अध्यापक जो पारा टीचर होते हैं उनके लिए रिजर्व होता है। वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है आपका। क्लियर है यहां तक सभी को? अब यहां पर आते हैं, मेन जो था आपका 2 चीज था आपका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, और एक फिर आपका तीसरा जो आपका सैलरी आपका या फिर जो वेतनमान है उसको हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर आते हैं आपका
चयन किस आधार पर होगा, मतलब कि जो परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि अब इसमें देखिएगा परीक्षा आपका लिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जो परीक्षा ली जाएगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1 to 5 में अगर हम बात करें तो 1 to 5 के लिए जो नियमावली बनाई गई है, एक मिनट, वन टू 5 के लिए जो नियमावली बनाई गई है, और जैसा कि हमने बताया कि ये जो परीक्षा ली जाएगी जेएसएससी के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी। अब इसमें कितने पेपर होंगे, तो इसमें कुल 3 पेपर होंगे। 1 to 5 के लिए बात कर रहे हैं। 1 to 5 में कितना बोल सकते हैं, एक तरह से इसको टफ भी बना दिया गया, या फिर बोल सकते हैं क्या है, नॉलेज टेस्ट। पता नहीं जेटेट क्यों लिया गया था, जब इतना ज्यादा टफ करना था इसको, मेंस को। चलिए जो भी है, परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। यहां पर आप देखिए कि आपका जो परीक्षा होगा 1 to 5 के लिए बात कर रहे हैं, यहां पर 6 to 8 का अलग होगा, ध्यान रखिएगा। 1 to 5 में आपका 3 पाली में एग्जाम होगा, 3 पाली में एग्जाम होगा। एक जो पेपर होगा 2.5 घंटे का होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, और तीसरा जो पेपर होगा वो भी 2.5 घंटे का होगा। और ये परीक्षा एक ही दिन ली जाएगी, मतलब कि 2.5 5 और 2 7 घंटे की परीक्षा एक दिन होगी। अब इसमें पेपर देखिए कौन कौन रहेगा। पहला जो पेपर रहेगा आपका, ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होगा। अब सवाल उठता है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में हम कौन लेंगे, तो जिलेवार, इसका हम अलग से एक और वीडियो ऑलरेडी हम बनाए हुए भी हैं आपका, कि जिलेवार जो कार्मिक विभाग ने जो जारी किया है कि किस जिले में कौन सा जनजातीय भाषा है और कौन सा क्षेत्रीय भाषा है। क्योंकि ये जिलेवार वैकेंसी है, तो जिलेवार वैकेंसी में आपका जिलेवार जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है वही आपको लेना पड़ेगा। तो उसमें जैसे कि कोई छात्र है आपका पलामू से, तो वो नागपुरी ले लिया होगा, जो स्थानीय भाषा है, तो वो आपका नागपुरी से। यहाँ पर कुल 70 प्रश्न रहेंगे। कोई कुरमाली लिया है अपने जिले के आधार पर, और अपने जिले के आधार पर नहीं, जिस जिले में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पर। तो कोई कुरमाली लिया है, कोई संथाली लिया है, तो 70 प्रश्न उसी से रहेगा, और ये हर एक प्रश्न 1 अंकों का होगा। तो 70 प्रश्न आपका, इसके लिए 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा, इसमें आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक, जो कि सिर्फ अर्हता परवर्ती मतलब कि क्वालिफाइंग पेपर होगा। मतलब कि इसके मेरिट जब जारी किया जाएगा तो इसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा आपका। जैसे कि आप इसमें मातृभाषा में से कौन एक ले सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो इसमें से आपको एक भाषा आपको सीखना पड़ेगा। इससे कुल जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा, और हर एक प्रश्न 1 अंकों का होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी। और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मेरिट जो बनेगा आपका, ये पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर बनेगा, सॉरी पेपर 3 के आधार पर। अब पेपर 3 जो होगा, इसमें क्या क्या होगा देखिए। अब इसका सिलेबस, ये 1 to 5 का है एग्जामिनेशन, लेकिन इसका सिलेबस देखिए क्या होगा पेपर 3 का। इसमें देखिए सामान्य ज्ञान रहेगा और करंट अफेयर्स, समसामयिकी। इससे कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंक का। फिर इसमें सामाजिक विज्ञान रहेगा। सामाजिक विज्ञान में आपका आप क्या कर सकते हैं, आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, केमिस्ट्री, सॉरी बायो, ये आपका मतलब मिसलेनियस सब टॉपिक मिलाकर ये पूछा जाएगा आपका। इससे भी कुल 70 प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा, और 70 अंक का। और फिर लास्ट में आपका विज्ञान और मैथ होगा। जैसे कि 1 to 5 आप न्यू 1 to 5 दिए होंगे ना, तो उसमें देखिएगा ईवीएस होता था और मैथ होता था। ईवीएस तो इसमें भी नहीं है, ना सीडीपी वगैरह, मतलब सब बिल्कुल ही बदल दिया गया है। एक यहाँ पर जो है बहुत सारे नए टॉपिक यहाँ पर शामिल किया गया है। सिर्फ मैथ यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि जो पहले हम लोग पढ़ते थे वो यहाँ पर है। विज्ञान और मैथ रहेगा यहाँ पर, जो कि 70 प्रश्न इसमें रहेगा और 70 अंक का रहेगा। क्लियर है? तो अब सवाल उठता है कि जो मेरिट बनेगा वो किस आधार पर बनेगा। जैसे कि हमने बताया कि इसमें जो दूसरा पेपर है आपका पेपर 2, वो आपका है 100 प्रश्न, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसके मेरिट इसके आधार पर नहीं बनेगा, मतलब इसके मार्क्स को छोड़ दिया जाएगा। तो मतलब कि मेरिट जो बनेगा आपका 70 इधर और इधर आपका, इन सभी को जोड़िएगा तो आपका टोटल जो हो जाता है आपका 250 के लगभग आएगा यहां पर। प्लस 70, 250, मतलब कि आपका जो मेरिट बनेगा 250 अंक के आधार पर, 250 प्रश्नों के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। 100 अंक में आपको क्वालिफाइंग करना है आपका,
तो पेपर आप समझ चुके हैं। ये 1 to 5 के लिए सिर्फ नियम है, 1 to 5 के लिए सिलेबस जो है वो जारी किया गया है आपका। तो आई होप सारे क्लियर हो गए। अब बोलिएगा सर कि डिटेल में सिलेबस वगैरह, तो डिटेल में नोटिफिकेशन जब तक जेएसएससी जारी नहीं करता है तब तक कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें डिटेल में नियमावली में सिलेबस नहीं जारी किया गया है, बस हाँ बता दिया गया है कि ये सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। अब अपेक्षा क्या कर सकते हैं कि आपका किस लेवल का इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इनका जो कठिनाई का स्तर होगा, मतलब कि इसका जो लेवल होगा, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी का लेवल होगा, वो आपका 10+2 होगा। और झारखंड में जो जैक के द्वारा जो एनसीईआरटी या फिर जो जैक के द्वारा जो बुक्स चलाई जा रही है अप टू 12th तक, उस स्तर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे आपका। जैसे कि एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी से 70 प्रश्न थे, तो उसका जो लेवल रहेगा आपका 10+2 तक का लेवल रहेगा आपका। अपेक्षा की जाती है कि आपका 10+2 तक का आपका नॉलेज जो है आपका, या जो जैक के द्वारा जो विभिन्न कोर्सेज चलाए जाते हैं 1 से लेकर आपका 12 तक, उस लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए। मतलब कठिनाई का स्तर जो प्रश्न का लेवल रहेगा वो 10+2 तक का लेवल रहेगा। अब यहां पर आते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 का भी अच्छे से समझिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, 6 to 8 के लिए जो होगा वो 4 पेपर होगा। इसमें 4 पेपर होगा, 4 पेपर। अब इसका पेपर का जो निर्धारण है यहां पर देखिए कैसे कैसे किया गया है। फर्स्ट पेपर जो इसमें होगा वो 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का। और ये पेपर होगा आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, और ये भी जिलेवार जो अनुसूचित जिलेवार जो भाषा है उसके आधार पर आपको चयन करना है। जिस जिले से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जिले में जो भाषा है जनजातीय और क्षेत्रीय, उसमें से कोई एक ले सकते हैं। जैसे कोई छात्र है संथाली सेलेक्ट करता है तो संथाली से 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का, 2 घंटे का। अब यहां पर देखिएगा, इसके बाद दूसरा पेपर, ये पेपर 1 हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ये पेपर 1 हो गया। यहां पर अब पेपर 2 आ जाता है, ये पेपर 2 है। पेपर 2 जो होगा आपका यहां पर, ये मातृभाषा जो होगा, आपको मातृभाषा वही आपको हिंदी, इंग्लिश या उर्दू जो भी लेना है आपको। 70 प्रश्न रहेगा, 70 अंक का, ये 2 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। अब आते हैं पेपर 3। ध्यान रखिएगा, ये जो 70 अंक का रहेगा ये अहर्क, मतलब कि आपको एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसके जो अंक है नहीं जोड़े जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। अब यहां पर आते हैं जो आपका बाकी का जो पेपर है, हमने बताया जैसे कि आपका यहां पर एक पेपर, 4 पेपर रहेगा, तो पेपर 2 तक हम लोग देख चुके हैं। अब यहां पर पेपर 3, पेपर जो 3 रहेगा इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिकी रहेगा। सामान्य ज्ञान में आपका वही जनरल जो नॉलेज है आपका। अब जनरल नॉलेज में क्या, झारखंड वगैरह आगे क्लियर किया गया है इसके बारे में कि सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। जैसे वहां पर भी सामान्य ज्ञान आपने देखा था, यहां पर भी है समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर, जो करंट मुद्दे हैं साल भर का आप पढ़िए, उससे आपको मतलब है। तो अब देखिएगा यहां पर देखिएगा, इससे 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का, ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। ध्यान रखिएगा यहां पर एक अलग सेपरेट ये पेपर लिया जा रहा है, आपसे परीक्षा जो ली जाएगी। अब यहां पर आ जाता है आपका पेपर 4। पेपर 4 का आपको यहां पर चयन करना होगा, क्योंकि आपने देखा था 6 to 8 में या तो आप भाषा शिक्षक बन सकते हैं, या फिर मैथ एंड साइंस के टीचर बन सकते हैं, या फिर आप बन सकते हैं आपका जो एसएसटी के टीचर जो बन सकते हैं। तो आपका चयन करना होगा इसमें से कोई एक, मतलब पेपर जो 4 होगा आप उसमें से जो भी चयन कीजिएगा, उससे 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंकों का। मतलब बोल सकते हैं कि जो नया जेटेट का जो बनाया गया था, न्यू फ्रेश जेटेट के लिए, वही चीज को नियमावली में यहां पर जोड़ दिया गया है। अब यहां पर देखिए कि आपका जैसे कि मान लीजिए आप गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन में जो साइंस सेगमेंट में आता है या फिर मैथ सेगमेंट में आता है, उसके लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इसमें देखिए आपको सब्जेक्ट का चयन करना है। तो यहां पर आपका 5 खंड दिए गए हैं। पहला खंड है गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन 5 खंड में से आपका 3 ही खंड सेलेक्ट करना है। या तो आप गणित रख सकते हैं, भौतिकी, या फिर रसायन शास्त्र। अब ये सवाल उठता है जैसे कि
जो न्यू जेटेड था वहां पर नियमावली था कि मैथ आपको रखना ही रखना है, बाकी के साइंस में से आपका 4 में से 2 ले सकते हैं। यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर आपको जो भी 5 में से जो भी मन करे, आपका ग्रेजुएशन में था वो या फिर नहीं था, वो चीजें यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि नहीं जिसका ग्रेजुएशन में मैथ रहेगा, जैसे कि टीजीटी में रहता है, हाई स्कूल टीचर में नियम है ना कि आपका फिजिक्स अगर है तो मैथ भी होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर नियम नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा। इन 5 में से आप कोई 3 ले लीजिए और हर एक सेगमेंट से, जैसे कि कोई छात्र है चयन करता है कि हम गणित लेंगे, भौतिकी लेंगे और रसायन शास्त्र लेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेगा, तो हर एक सेगमेंट से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ से 50 रहेंगे, भौतिकी से 50 रहेंगे और रसायन शास्त्र 50 रहेंगे। तो इस तरह से आपका 50 × 3 150 हो जाएगा। कोई छात्र यहाँ पर वनस्पति या फिर जो प्राणी विज्ञान है उसको भी सिलेक्ट कर सकता है, मतलब 5 में से कोई भी। तो ये आपका मैथ और साइंस के टीचर के लिए संबंधित हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग को जो आपका एसएसटी के शिक्षक बनेंगे। कॉमर्स का भी ध्यान रखिएगा, इसी में एसएसटी को ही कॉमर्स में शामिल किया गया है, मतलब कि जिनका बीए है प्लस जिनका बीकॉम है, कॉमर्स के जो छात्र हैं वो एसएसटी को चयन करेंगे। अब एसएसटी के चयन करने में आपका देखिएगा 7 विषय यहां पर दिया हुआ है। इन 7 विषय में से आपको 3 सेलेक्ट करना है। इन 7 विषय में तीनों में से आप कोई भी चयन कर सकते हैं। पहला जो है इतिहास हिस्ट्री, दूसरा भूगोल ज्योग्राफी, तीसरा राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, चौथा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, 5वां जो है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी और 7वां जो है व्यापार अध्ययन बिजनेस स्टडीज। इन 5 में से आपको जो भी मन करता है, 7 में से जो भी आपको मन करता है आप वो 3 ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ छात्र पूछते हैं जैसे कि सर मेरा कॉमर्स है, हम हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं? तो ऐसा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि कॉमर्स के छात्रों के लिए ही ऑप्शन लाया गया कि आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी करें। अदरवाइज अगर आप लेते हैं ऐसे विषय जो आपका ग्रेजुएशन में नहीं था तो ये समस्या खड़ी कर सकता है आगे। तो आपसे सजेशन यही रहेगा कि आप अपने विषय लें तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, इसमें अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जो आप विषय ले रहे हैं आपका ग्रेजुएशन में है या फिर नहीं है, वो भी जरूरी यहां पर भी नहीं है। अब इसमें देखिए कोई छात्र सिलेक्ट करता है कि हमें जो लेना है 3 विषय लेंगे, हम इतिहास ले लेंगे, अर्थशास्त्र ले लेंगे और एक आपका भूगोल ले लेंगे। तो 3 विषय आपने लिया तो 3 से 50 हर एक सेगमेंट से पूछा जाएगा, 50-50 प्रश्न। तो इस तरह से आपका 150 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर 4 है आपका, यहाँ पर पेपर 4 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जो पेपर 4 होगा 6 to 8 में, ये 2.5 घंटे की परीक्षा होगी आपका 150 प्रश्नों की। अब अंत में आ जाता है भाषा शिक्षक। तो भाषा शिक्षक के लिए यहाँ पर क्या नियम बनाया गया है? तो आपको यहाँ पर अंग्रेजी कंपलसरी किया गया है, अंग्रेजी आपको लेना ही लेना है, चाहे आपका अपना भाषा ग्रेजुएशन में कोई भी रहा हो। और बाकी के आपका हिंदी उर्दू में सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? जिसमें कि 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न जो है आपका हिंदी या उर्दू है उससे पूछा जाएगा। मान लीजिए जैसे कि कोई छात्र है जिनका हिंदी से ग्रेजुएशन है, तो हिंदी से ग्रेजुएशन है आपका, तो देखिए यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 50 प्रश्न नहीं है, तो 75 प्रश्न जो है अंग्रेजी से पूछा जाएगा और जो आपका हिंदी जो ग्रेजुएशन से आपने जिससे किया था उससे 75 प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल आपका 150 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका जितने भी ऑप्शन थे आपका पेपर 4 का वो हमने डिस्कस कर लिया है। पेपर 4 जो होगा वो 2.5 घंटे की परीक्षा होगी आपका। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 to 8 के लिए जो सहायक आचार्य के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें एक ही दिन में 4 पेपर लिया जाएगा। पेपर 1 जो जनजातीय और क्षेत्रीय बात, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक ही दिन में, अब देखिएगा 8-8 घंटे 9-9 घंटे 10-10 घंटे की परीक्षा है। अब हो सकता है कि एक दिन में ना लिया जाए, 2 दिन में लिया जाए, अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन सामान्यतः जो अभी तक का जो ट्रेंड रहता है उसमें तो नियम यही है कि एक ही दिन में परीक्षा होती है। अब सरकार या फिर जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन सामान्यतः यही माना जाएगा कि अभी तक की एक ही दिन में परीक्षा ली जाएगी। और जैसे कि यहाँ पर 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो ये 4 पेपर होगा। पेपर 1 में आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, पेपर 2 में आपका जो आपका मातृभाषा है उसमें से आपको कोई एक लेना होगा जिससे 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग होगा, इसके मेरिट में मार्क नहीं जोड़े जाएंगे मेरिट बनाते वक्त। हाँ, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का मार्क जोड़ा जाएगा जिससे कुल 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है।
फिर तीसरा पेपर जो होगा सामान्य ज्ञान और समसामयिकी होगा, करंट अफेयर्स, जिससे 100% पूछा जाएगा, इसका भी मार्क्स जोड़ा जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। और फिर जो चौथा पेपर होगा, जिस भाषा के आप शिक्षक है उस भाषा के लिए आपको चयन करना है, सॉरी जिसके लिए आप टीचर बनना चाहते हैं उसका आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उससे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चयन जो है सब सोच समझ के कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत आगे ना हो। और इससे 150 प्रश्न रहेगा किसी भी सेगमेंट से और 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। मतलब कि अब जो ओवरऑल रिजल्ट जो बनेगा वो आपका 350 अंक पर बनेगा। 70 इसमें चूंकि जो क्वालिफाइंग था मातृभाषा वो क्वालिफाइंग होगा। 1 to 5 और 6 to 8 का जो संपूर्ण सिलेबस था, जो पैटर्न है, पेपर 1 to 5 के सहायक आचार्य के लिए 3 पेपर और 6 to 8 के सहायक आचार्य के लिए 4 पेपर। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न रहेंगे और किसी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि आप सही उत्तर देते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर देते हैं या फिर उत्तर नहीं देते हैं तो कोई अंक ना दिए जाएंगे और ना ही काटे जाएंगे। एक चीज यहां पर देखिएगा, नियमावली में एक गलत यहां पर दिया हुआ है, ये कैसे पता चलता है? यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 1 to 5 जो है 3 पाली में लिया जाएगा। 3 पाली में, जैसे अभी हम बता रहे थे कि एक ही दिन में परीक्षा होगी या फिर 3 दिन में परीक्षा होगी तो एक ही दिन में लिया जाएगा। पाली लिखा हुआ है मतलब कि 3 पाली में एग्जाम होगा, मतलब एक ही दिन में तीनों एग्जाम हो जाएगा। तो ये चीज भी क्लियर हो जाता है। गलती कहां यहां पर है देखिए, यहां पर जैसे यहां पर 6 to 8 के लिए लिखा हुआ है कि ये भी 3 पाली में होगा। एक मिनट, 6 to 8 के लिए भी लिखा हुआ है कि 6 to 8 के लिए परीक्षा जो होगी ये 3 पाली में होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये भी लिखा हुआ है कि 3 पाली में। अभी जैसे आपने देखा हुआ 4 पेपर है, इसमें भी देखिएगा क्लियर किया हुआ है कि ये 3 नहीं 4 पाली में होगा। ये आपका मतलब एक ही दिन में 4 पाली लिया जाएगा। देखिए, प्रथम पाली जिसमें कि आपका वही आपका जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, द्वितीय पाली जिसमें कि आपका मातृभाषा था, तृतीय पाली जिसमें कि आपका समसामयिकी और सामान्य ज्ञान था, और देखिए यहाँ पर चतुर्थ पाली। तो ये मतलब यहाँ पर ये 3 की जगह 4 होना चाहिए था। नियमावली बनाते हैं तो वो 100 के बनाते हैं, इसलिए वो लगता है कि गलत बना देते हैं। तो चतुर्थ पाली में जो आपका वही था आपका जो आपको सब्जेक्ट का चयन करना है, जिससे 150 प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर चतुर्थ पाली है जिससे कि आपका ये परीक्षा लिया जाएगा और प्रत्येक पाली की परीक्षा निर्धारित अवधि के अनुसार होगी। क्लियर है? और वही जो नेत्र या जो दिव्यांग है उनके लिए जैसे जितना भी समय था उसमें आधा घंटा का उनको अतिरिक्त समय मिलेगा आपका। तो ये पूरा जितना भी आपका सिलेबस था उसको हमने डिस्कस किया। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था आपको कि जो 1 to 5 में जो प्रश्नों का जो लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल, वो आपका इंटरमीडिएट लेवल तक का रहेगा। तो 6 to 8 के लिए जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे इसका लेवल कैसा रहेगा, किस तरह से प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट पूछे जाएंगे, जैसे कि असर्शन रीजनिंग टाइप का, या फिर बोल सकते हैं आपका स्टेटमेंट टाइप का, मैचिंग करने वाला, या फिर सामान्य सीधे प्रश्न कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो ये चीज पूछा जाएगा। तो क्या किस तरह का लेवल प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पर देखिए वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इनका जो कठिनाई स्तर रहेगा स्नातक स्तरीय रहेगा। मतलब कि जो 6 to 8 के लिए आचार्य के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका जो लेवल का प्रश्न रहेगा वो ग्रेजुएशन तक आपसे अपेक्षा की जाती है कि इन सारे टॉपिक का आपको ग्रेजुएशन तक का नॉलेज होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, आप ग्रेजुएशन तक का सब पढ़ाई करने लगे, बिल्कुल नहीं। इसके लिए स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना होगा। तो ये सिलेबस इसका सबसे महत्वपूर्ण था जो हमने यहाँ पर पूरा चर्चा कर लिया है। अब यहां पर देखते हैं कुछ अन्य बातें जो कि हमारे लिए जरूरी है। बाकी सारी चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन सबका ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए यहां पर कुछ पेपर तो जो था 1 to 5 में भी आपका जो मातृभाषा पेपर था वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। तो उसमें कितना परसेंट लाना है कम से कम? क्वालिफाइंग में तो वही होता है कि मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है, बस उसमें इतना परसेंट ला लीजिए आप पास हो गए। तो इसके लिए नियम दिया हुआ है 30% जिस मातृभाषा का। और आपसे सजेशन यही रहेगा कि 1 to 5 अगर मान लीजिए दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 to 5 में भी वही मातृभाषा रखिएगा जो 6 to 8 में रखे हैं, या फिर दोनों में कॉमन ही रखिएगा, जिससे कि आपका एक तैयारी से दूसरा तैयारी अपने आप हो जाएगा। तो वो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखना है।
और इसका मातृभाषा का जो पेपर होगा उसको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, जैसा कि हमने पहले वहां पर बताया है, वो चीज भी यहां पर क्लियर किया हुआ है। क्लियर है? एक चीज और यहां पर नियम है कि इसमें क्वालिफाइंग पेपर के अलावा जितने भी पेपर हैं, जैसे कोई छात्र क्या करता है कि जितने भी इसमें पेपर हैं, जैसे कि 6 to 8 में 4 पेपर थे, वो क्या करता है कि 150 में 120 प्रश्न सही कर लेता है, और इधर आपका जो पेपर 1 था उसमें उसने 100 में 80 सही कर लेता है, और उसका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ जाता है। और बाकी के जो ये एक पेपर जो 2 है सामान्यीकरण समसामयिकी, इसमें 100 में 20 भी सही नहीं होता है, 10 सही होता है। तो क्या वो छात्र पास हो जाएगा? इसका उत्तर होगा नहीं। जितने भी पेपर है एक्सेप्ट मातृभाषा, आपको मिनिमम 33% उसमें लाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक पेपर में 100% ला लिए, 90% ला लिए, और दूसरे पेपर में आपका 10% भी नहीं है, 20% भी नहीं आ रहा है। कम से कम आपका 30% होना चाहिए, तभी आपको एलिजिबल है। अदरवाइज कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आने के बावजूद भी आपका चयन नहीं किया जाएगा। वही चीज यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है। प्रत्येक विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, और उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। हर एक पेपर में, चाहे वो 1 to 5 का बात करें या फिर 6 to 8 का, जितना भी है, जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें 30% लाना तो है ही, बाकी के अन्य पेपर में भी 33% आना चाहिए, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। और वही चीज हमने बताया, 33% से अगर कम है और फाइनली आपका जो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ जा रहा है, तो भी आपका चयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने 33% का मिनिमम जो क्लाउज था हर एक पेपर में, वो नहीं आपने मतलब कि सेटिस्फाई नहीं किया है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हर एक पेपर को आपको मैनेज करके चलना है, किसी पेपर को आप छोड़ नहीं सकते हैं कि नहीं ये पहली बार हम सुन रहे हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, तो ये सब क्या पढ़ना है, तो उसको छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। कोई जनजातीय भाषा को इग्नोर नहीं कर सकता है, क्षेत्रीय भाषा को इग्नोर नहीं कर सकता है, कोई अपना विषय को इग्नोर नहीं कर सकता है, कोई मैथ साइंस को इग्नोर नहीं कर सकता है। सभी आपको पढ़ के चलना पड़ेगा 1 to 5 और 6 to 8 अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो। क्लियर? तो ये सभी सारे संबंधित जितने भी थे उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जो कि हम यहाँ पर आपके लिए जरूरी था। अब वही उनकी नियुक्ति के संबंधित है। आप अगर पास करते हैं तो आपका वही आपका सीधा एक ही परीक्षा ली जाएगी, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा मेरिट लिस्ट आने के बाद, और उसके बाद आपका सीधे नियुक्ति की जाएगी। तो ये सारे इसके प्रावधान थे। फाइनली आपका जितना भी इसके इंपॉर्टेंट सारे तथ्य थे वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब वही यहाँ पर प्रमोशन से एक संबंधित था, तो प्रमोशन के लिए यहाँ पर आपको हमने बताया था प्रारंभ में ही कि चूंकि इसमें आपका नियुक्ति जो होगी सहायक आचार्य पर होगी, तो क्या आप सहायक शिक्षक बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर नियम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि आपका यहाँ पर लेवल 4 पर आपका नियुक्ति होगा सहायक आचार्य, तो आप यहाँ पर सहायक शिक्षक के लेवल 6 पर पदोन्नति की जाएगी। और पदोन्नति करने के लिए आपका मतलब लेवल 4 से लेकर लेवल 6 में जाने के लिए आपका 10 वर्ष का संतोषजनक लगातार सेवा आपने दिया हो। संतोषजनक मतलब समझिए कि आपने बेहतर सेवा दे रहे हैं, कंटिन्यूअस दे रहे हैं। और लेवल 5 से लेकर लेवल 7 जाने के लिए आपका 10 वर्ष तक का इसमें भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर आप सहायक शिक्षक बनते हैं। आपको लेवल 6 में यहां पर और लेवल 7 में यहां पर पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है? अब ये जो प्रमोशन दिया जाएगा किसके द्वारा, तो ये जिला शिक्षा जो स्थापना समिति है उसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो फाइनली आपका इसमें जितने भी प्रावधान थे, बाकी सारे बहुत सारी चीजें हैं, वो सब आपके लिए जरूरी नहीं है, बस इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो फाइनली आपका ये पूरा जो नियमावली था वो पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फिर भी किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइव सेशन भी इसका हम जल्दी लेंगे, कल इसका हम लाइव सेशन रखेंगे आपके साथ। कल इसका लाइव सेशन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का इसमें मन में प्रश्न होंगे। फिर भी कमेंट में कीजिएगा, हम उसको अगले सेशन में जरूर शामिल करेंगे और आपके लाइव डाउट्स भी लेंगे यहाँ पर। अब मिलते हैं
अगले सेशन में। उससे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आपको बता दें, तो जो भी छात्र इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके इसका सिलेबस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर बना दिया गया है। ये नियुक्ति नहीं लेना है कि ये जेपीएससी से ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी से ही तैयारी कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो बिल्कुल उससे कोई फायदा नहीं है। फाइनली आपका जो आना था वो आ चुका है नियमली, अब इसका वैकेंसी इस मंथ तक आ जाएगा आपका, और 26,000 टोटल पोस्ट रहेगा, तो अच्छे खासे सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो तैयारी अभी से ही कीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। और जितने भी हमारे क्लास चलते हैं सारे के सारे लाइव क्लास चलेंगे और इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और अभी आप ज्वाइन करते हैं जैसे 1 to 5 के लिए, आपने यहां पर देखा 3 पेपर होंगे और बहुत ही डिफिकल्ट लेवल वहां पर पेपर होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो फीस है इसमें रीजनल लैंग्वेज को छोड़कर ये फीस है आपका, क्योंकि बहुत सारे छात्र का आप उसमें देखिएगा करीब 15 या 16 भाषा आ जाता है, तो सभी भाषा को तैयारी कराना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कुछ हमारे पास भाषा हो, कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारे जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक भाषा का टीचर हमारे पास हो जिसके लिए छात्र जो है एग्जाम देना चाहते हैं। तो 1 to 5 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र 6,000 रुपये आपको पड़ेगा। SST 6 to 8 के लिए आपका 7,000, आपका कॉमर्स के लिए आपका है 7,000, मैथ और साइंस के लिए आपका 7,500, और जो भाषा शिक्षक है जिनके लिए आपका जैसे अभी उर्दू को तो हमारे पास नहीं चलेगा, हाँ हिंदी प्लस इंग्लिश का, तो उसका आपके लिए 7,500 रुपया उसका फीस है। इसमें कंप्लीट तैयारी होगा। सिर्फ मातृ जो भाषा उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है, क्योंकि मातृभाषा सभी के लिए कॉमन है, मतलब कि जो भी कॉमन पेपर है सभी के लिए। आप बोलिएगा सर SST में तो अलग अलग है, तो SST में आप जो भी 3 विषय लीजिएगा उसको आपको तैयारी कराई जाएगी। साइंस में आप जो 3 विषय लीजिएगा तैयारी की जाएगी। कॉमर्स में तो 3 विषय आपका वही रहेगा, आपका जो अकाउंटेंसी है। हाँ, कोई छात्र लेना चाहता है हिस्ट्री तो हम मना तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हाँ तैयारी आपकी करा दी जाएगी। सिर्फ इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है और जो आपका ट्राइबल लैंग्वेज है उसको छोड़कर हाँ उसकी भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे पास कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी जैसे कि खोटा, नागपुरी वगैरह का हम लोग तैयारी करवाएंगे, और संस्कृत वगैरह का, सॉरी संस्कृत इसमें तो नहीं है, हाँ अन्य जो है वो हम लोग करवाएंगे आपका। तो जो भी छात्र इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो तैयारी आपका प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया 10 जून से ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बैच हम पहले से ही बता रहे थे, इसके बैच हम पहले से ही चला रहे हैं आपका। अब नया बैच 10 जून से स्टार्ट होगा, जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके थे उनके लिए होगा। सारे के सारे क्लासेस लाइव होगा हमारे इस ऐप पर। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाना है, वहां पर रजिस्टर आपको करना है। स्क्रीन पर भी ये नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं और पेमेंट करके आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र TGT, PGT और फ्रेश जेटेड के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल ऑफर है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कॉल और व्हाट्सएप के लिए नंबर है आपका। आज के लिए बस इतना ही। एक लंबा वीडियो बन गया लेकिन सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। आई होप अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।